हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीएसपी ऐप। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 सोशल साइंस फर्स्ट चैप्टर दैट इज नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूज। सो दिस इज द फर्स्ट चैप्टर। ये ज्योग्राफी में आता है। पहले हम देखते हैं इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। इसमें हम पढ़ेंगे नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, फिर हम देखेंगे नेचुरल रिसोर्सेज को क्लासिफाई कैसे कैसे किया जाता है, फिर हम देखेंगे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रिसोर्सेज अलग अलग एरियाज में पाई जाती हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कैसे रिसोर्सेज को रिस्पॉन्सिबली यूज किया जाए। एक अच्छे तरीके से जुडिशियस मैनर में यूज करे रिसोर्सेज को। सो स्टार्ट करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज से। तो नेचुरल रिसोर्स स्टार्ट करें उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रिसोर्स नाम की जो चीज होती है, रिसोर्स या वैसे रिसोर्स होता क्या है, पहले ये बताओ। रिसोर्स होता क्या है? सबसे पहले बेसिक सवाल। रिसोर्स इज एनीथिंग विच हैज सम यूटिलिटी। उसकी सम यूटिलिटी होती है। व्हाट इज यूटिलिटी? व्हाट इज यूटिलिटी? उसका कुछ यूजेज हो, कुछ काम हो। कोई भी चीज जिसका कुछ काम होता है, जिससे हम कुछ हेल्प ले सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं, इट इज कॉल्ड अ रिसोर्स। और रिसोर्स होती है हमारी तीन टाइप की। एक होती है नेचुरल रिसोर्स, जो पूरा ये चैप्टर में हम पढ़ेंगे। इसके अलावा होता है समथिंग कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स, मतलब इंसान खुद एक रिसोर्स है, एंड ह्यूमन मेड रिसोर्स। ह्यूमन मेड रिसोर्स जो इंसान के द्वारा बनाया गया है। फॉर एग्जांपल ब्रिजेस, टेम्पल्स, बिल्डिंग्स, हमारी रोड्स, रेलवे नेटवर्क, सारे इंसानों, फर्नीचर्स, ये सारे इंसानों के द्वारा बनाया गया है। ह्यूमन रिसोर्स में कौन कौन आता है? इंसान आते हैं, इंसानों की स्किल आती है, इंसानों का एजुकेशन आता है, ठीक है। एंड नेचुरल रिसोर्सेज में क्या क्या है? तो अभी नेचुरल रिसोर्स स्टार्ट करेंगे, देखते हैं। नेचुरल रिसोर्स में सबसे पहले टर्म है दैट इज नेचर। नेचुरल वर्ड आया है नेचर वर्ड से। व्हाट इज नेचर? तो नेचर का जब भी हम फोटो सोचते हैं, कुछ मन में कुछ इस टाइप की फोटो आती है जिसमें वी इमेजिन दैट देयर आर ट्रीज, प्लांट्स, वाटर बॉडी, सुंदर सा पीछे में माउंटेन होगा, स्काई होगी। बट नेचर हुआ फिर क्या असली में? तो नेचर इज द टोटलिटी ऑफ लाइफ एंड नॉन लाइफ फॉर्म्स। नेचर में लाइफ फॉर्म्स जैसे प्लांट हो गए, जैसे ह्यूमन बींग्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ट्रीज हो गए, ये सारे लिविंग थिंग्स हैं। एंड नॉन लिविंग थिंग्स। व्हाट आर नॉन लिविंग थिंग्स? अबायोटिक। याद है, पढ़ा था हमने पहले भी, बायोटिक एंड अबायोटिक। तो नेचर में सारी बायोटिक एज वेल एज अबायोटिक चीजें आती हैं within the environment that have not been created by human being, जो इंसानों के द्वारा नहीं बनाया गया है। इंसानों के द्वारा नहीं बनाया गया, ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचर में वही सारी चीज आती हैं जो इंसानों ने नहीं बनाया है। अगर इंसानों ने बनाया है देन इट विल बिकम अ पार्ट ऑफ ह्यूमन मेड रिसोर्स, है ना। तो इंसानों के द्वारा जो चीज नहीं बनाई है, जो हमारे एनवायरमेंट में पाया जाता है, जिसमें लाइफ भी होता है, नॉन लाइफ फॉर्म भी होता है, बायोटिक और बायोटिक दोनों चीजें होती हैं, वी कॉल इट रिसोर्स, सॉरी नेचर। ओके, नाउ नेचर और रिसोर्स दोनों को मिला दिया तो बन गया नेचुरल रिसोर्स। तो वही सारी चीजें, एलिमेंट्स ऑफ नेचर, जो हमें नेचर से एलिमेंट्स मिलते हैं, वो रिसोर्स बनेंगे जब इंसान यूटिलाइज करेंगे उसको अपने सस्टेनेंस के लिए, अपने कंजम्पशन के लिए। इंसान अपने आप को जीवित रखने के लिए, अपने आप को जिंदा रखने के लिए, सस्टेन करने के लिए यूज कर रहे हैं उसको, रिसोर्सेज को नेचर से कुछ चीज लेके खा रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, और उसको किसी और काम में कंज्यूम कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं। देन दैट थिंग इज नेचुरल रिसोर्स, नेचर से ली गई रिसोर्स। फॉर एग्जाम्पल, बेसिक एग्जाम्पल, ट्री। हमारा ट्री जो होता है, ट्री के हर एक पार्ट कोई ना कोई काम आती है, जैसे कि लीफ, लीफ को यूज कर सकते हैं हम खाने में। फॉर एग्जांपल स्पिनच होगा। ब्रांचेस को यूज किया जा सकता है एज अ वुड, टिम्बर, ट्रंक, पेड़ की ट्रंक यूज होती है टिम्बर के जैसी। तो वैसे ही ट्री की जो हमारी ट्रंक है या अलग अलग पार्ट है, उसको हम यूज कर सकते हैं फॉर मेकिंग फर्नीचर। फर्नीचर बनाने में, चेयर कुर्सी ये सब बनाने में यूज करेंगे। देन ट्रीज आर रिसोर्सेस, ठीक। तो ट्री एक रिसोर्स हो गई। Next is the criteria for anything to be called a resource. First is technology. क्या हमारे पास टेक्नोलॉजी है उस रिसोर्स को निकालने की नेचर में से? क्या हमारे पास उतना पैसा है? और क्या हमारा कल्चर अलाउ करता है?
इससे हम आते हैं 3 क्राइटेरियाज विच आर इंपॉर्टेंट फॉर एनीथिंग टू बी कॉल्ड अ रिसोर्स। दिस इज टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबिलिटी, क्या हमारे पास टेक्नोलॉजी है उस चीज को निकालने की, उसको यूज करने की। अनदर इज इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, क्या हमारे पास उतनी पैसा है। और कल्चर अलाउ कर रहा है कि नहीं। टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबिलिटी में एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो भी हमारा रिसोर्स है वो टेक्नोलॉजी, उसको निकालने के लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए वो हमारे पास होनी चाहिए। ठीक, अब सपोज वी हैव द अर्थ, दिस इज द अर्थ में याद है हमने पढ़ा था पहले, अर्थ में कई लेयर्स होती हैं, तो वन ऑफ द लेयर विच इज एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड कोर ऑफ द अर्थ। और कोर में एक टर्म है जो मेटल हमें पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड NiFe, नाइफ। व्हाट इज नाइफ? ये नाइफ वो नहीं है चाकू वाला नाइफ, दिस इज निकल एंड आयरन, NiFe, निकल एंड आयरन। तो ये दो मिनरल्स है, दो मेटल हैं जो हमारे पाए जाते हैं अर्थ के सेंटर में, अर्थ के कोर में। और हमारे पास टेक्नोलॉजी पर नहीं है आयरन को निकालने के लिए। कहां से? सेंटर ऑफ द अर्थ के अंदर तक छेद करके बीच के अर्थ से, सेंटर से लाने का हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। सो इन दैट वे वी कैन से दैट दिस थिंग इज नॉट अ रिसोर्स, इसको रिसोर्स नहीं कह सकते इस आयरन को। ठीक, देन अनदर एग्जांपल ये जो हमारे बुक में दिया हुआ है कि पेट्रोलियम, जो पेट्रोलियम है जो अर्थ के एकदम नीचे, समुद्र में पानी के नीचे पाया जाता है, सी बेड के नीचे पाया जाता है, वो रिसोर्स तब बनेगा जब हमारे पास टेक्नोलॉजी है, और अगर टेक्नोलॉजी नहीं है तो रिसोर्स नहीं है। ठीक, कल्चरल एक्सेप्टेबिलिटी, कल्चरल एक्सेप्टेबिलिटी, हमारा कल्चर एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं हमें वो काम करने को, कल्चर अलाउ कर रहा है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या आया, सेक्रेड ग्रूव है। सेक्रेड ग्रूव क्या होती है? व्हाट इज सेक्रेड ग्रूव? लेट्स सर्च द मीनिंग ऑफ द वर्ड सेक्रेड। सेक्रेड मतलब होता है कोई भी चीज जो पवित्र है, इंपॉर्टेंट है, धर्म के लिए इंपॉर्टेंट है, होली है। ठीक, सेक्रेड ग्रूव है हमारे पास, एक जंगल है, एक पेड़ का बगीचा है जो इंपॉर्टेंट है अपने कल्चर के लिए। तो क्या हम उस ट्री को काट सकते हैं, वहां के ट्रीज को, और उसको ट्री काट के फर्नीचर बना सकते हैं? नहीं। दैट मीन्स हमारा कल्चर अगर अलाउ नहीं करता है तो ट्री इन सेक्रेड ग्रूव मे बी प्रिजर्व्ड रिगार्डलेस ऑफ देयर इकोनॉमिक वैल्यू, दे आर नॉट अ रिसोर्स। ठीक, रिसोर्स फिर नहीं कहेंगे उसे। फर्नीचर नहीं बनाया हमने। स्कोप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज में क्या क्या चीज आ सकती हैं? तो ऑब्वियस चीज है एयर, वाटर, सॉइल, ये सारी चीज आती हैं, सबको पता है। इसके अलावा नॉन ऑब्वियस चीजें भी आती हैं, जैसे कि हमारा मेटल ओर, प्रेशियस स्टोन एंड टिम्बर, ये सारी चीजें आ जाती है रिसोर्सेज में। अब व्हाट आर मेटल ओर? मेटल ओर क्या होती है? जो मेटल हम यूज करते हैं, जैसे एल्यूमिनियम यूज किया, आयरन यूज किया, ये ऐसे मिट्टी में नहीं मिल जाती है हमारी, खोदा हमने मिल गया ऐसा नहीं होता। ये मिलती हैं इन फॉर्म ऑफ ओर, एक पत्थर के फॉर्म में मिलेगी, और उसको फिर हमें पिघला के अलग अलग स्टेप्स यूज करके उससे अलग करना पड़ता है, फिर मेटल बनेगा। ओके, सो मेटल ओर का एग्जांपल जैसे बॉक्साइट हुआ, बॉक्साइट से हम बनाते हैं एल्यूमिनियम। आयरन ओर से बनाते हैं आयरन। ओके, प्रेशियस स्टोन, हमें प्रेशियस स्टोन जो हमारे मुकुट में यूज होते हैं, सुंदर सुंदर पत्थर, प्रेशियस स्टोन नेकलेस में यूज होते हैं, ज्वेलरीज में यूज होते हैं। टिम्बर, लकड़ी, ये सारी चीज क्या है? दीज आर नेचुरल रिसोर्सेज। नाउ वी हैव द टर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन क्या होती है? एक्सप्लॉयटेशन इन जनरल कॉन्टेक्स्ट मीन्स समथिंग नेगेटिव, जैसे कि स्लेव को एक्सप्लॉइट किया जाता है बाय द मास्टर ने अपने स्लेव को एक्सप्लॉइट किया, मतलब अपने फायदा के लिए स्लेव के साथ गलत किया। ठीक, उससे जबरदस्ती काम करवाया। ठीक, तो एक्सप्लॉयटेशन ऑफन इज यूज्ड इन अ नेगेटिव वे, बट हियर एक्सप्लॉयटेशन को यूज जैसे किया जा रहा है, एक्सप्लॉयटेशन को कैसे यूज किया जा रहा है? एक्सप्लॉयटेशन को यूज किया जा रहा है एज something which is related to extraction of material, utilization of those material and consumption of resulting product. एक वर्ड है ड्रग्स। ड्रग्स क्या होती है? ड्रग्स को हम देखते हैं, सोचते हैं कुछ नेगेटिव टर्म है, नेगेटिव टर्म है, कुछ गलत है, गलत काम है, उसमें ड्रग्स यूज हो रहा है। वेयर एज
हर मेडिसिन को, असली में बायोलॉजी या ये सब टेक्निकल टर्म होती है, इनको ड्रग्स कहते हैं। हर मेडिसिन एक ड्रग है। तो उसी हिसाब से देखा जाए, एक्सप्लॉयटेशन को ज्योग्राफी में नेगेटिव टर्म में नहीं यूज किया जा रहा है, यहाँ पे यूज किया जा रहा है एज अ टेक्निकल टर्म, जिसका मतलब होता है रिसोर्सेज को निकालना, एनवायरनमेंट से रिसोर्सेज को लेना, उसको यूटिलाइज करना किसी काम में, और उसको कंज्यूम करना बाय द ह्यूमन बीइंग। तो रिसोर्सेज के देख लो एग्जांपल, कैसे रिसोर्सेज अलग अलग पाए जाते हैं। वी हैव द ओरिजिन ऑफ मटेरियल। चाहे कोई भी मटेरियल हो, चाहे वो नेचुरल हो, आर्टिफिशियल हो, हाँ, ह्यूमन मेड हो, ह्यूमन मेड सिंथेटिक फाइबर्स, आर्टिफिशियल फाइबर, प्लास्टिक, प्लास्टिक बटन, सबकी ओरिजिन देखेंगे तो सब नेचर से ही आते हैं असली में। इंसान भी ये सब चीजें जो बनाते हैं, इसके लिए क्या चाहिए, मान लो कुछ केमिकल चाहिए, केमिकल कहां से मिलेगा, नेचर से मिलेगा। तो नेचर इज एट द ओरिजिन ऑफ ऑल द मटेरियल, सारे मटेरियल नेचर से ही लगभग आते हैं। वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज नेचुरल रिसोर्स। अब हम पढ़ेंगे कैटेगराइजेशन, नेचर को, ये नेचुरल रिसोर्सेज को क्लासिफाई कैसे किया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड कि कैटेगराइज करते क्यों हैं। ठीक है, कैटेगराइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, कैटेगराइज क्यों किया जाता है, मेन पर्पस क्या होता है कैटेगराइजेशन का। कैटेगराइजेशन मीन्स होता है पुटिंग थिंग्स इन कैटेगरीज, इन ग्रुप्स, ग्रुपिंग करना। हम अपने क्लास 8 में पढ़ते हैं तो हमारे क्लासेस में भी ग्रुप है, क्लास सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। तो क्लासिफिकेशन हेल्प्स इन एफिशिएंट कम्युनिकेशन, आराम से अपनी बात को किसी और को बताना। रोहन नाम का बच्चा है जो कि सेक्शन बी का है, ओके, सो दूसरे इंसान को एक बार में पता चल गया कौन रोहन की बात हो रही है ना। देन इज क्लैरिटी। अगर हम हर चीज को क्लासिफाई कर देंगे इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, सब कुछ फिर क्लियर हो जाएगा, पढ़ने में आसान हो जाएगा, रिसर्च करने में आसान हो जाएगा, कम्युनिकेट करने में आसान हो जाएगा। ओके, सो दीज आर द टू मेन बेनिफिट्स ऑफ कैटेगराइजेशन। अगर आप ये समझ गए होंगे तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ रहे हैं, जो कि हमारा बेस्ड ऑन यूज, कि कैटेगराइजेशन करना जरूरी है, इतना समझ में आ गया। तो रिसोर्सेज को अब कैटेगरीज में कैसे बांटा जाए। तो एक वो रिसोर्स होंगे जो हमारा जरूरी है जीवन के लिए, जो नेचर से डायरेक्ट मिलती हैं, डोमेन्स ऑफ द अर्थ से रिलेटेड हैं, फॉर एग्जांपल एयर, वाटर, यहाँ पे जो देख रहे हो आप। Another is the resources which are used as material for making buildings, for making things. Another is the resources which are used for fuel. For example, हमारा LPG, CNG, पेट्रोल, डीजल। तो कैटेगरीज को हमने क्लासिफाई किया है। फर्स्ट इज रिसोर्सेज एसेंशियल फॉर लाइफ, वो सारी रिसोर्सेज जो कि हमारे जीवन के लिए जरूरी है, जो इंसान नहीं बनाता है। यहाँ पे लिखा है which cannot be manufactured by humans, जो इंसानों के द्वारा नहीं बनाया जा सकता है। इसमें क्या क्या आता है, वो सारी डोमेन्स ऑफ अर्थ आ गए, जैसे एयर डाल दो, वाटर डाल दो। फूड, इंसान फूड नहीं बनाता है, इंसान बस सॉइल से उसको कल्टीवेट करता है, मिट्टी से बनती है, प्लांट्स बनाता है, ठीक है ना। प्लांट से फूड हम लेते हैं, आपने पढ़ा होगा ऑटोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक, वो सब टाइप की न्यूट्रिशन। तो ये सारी चीज आती हैं, रिसोर्सेज विच आर एसेंशियल फॉर आवर लाइफ, हमारे जीवन जीने के लिए जरूरी है। अनदर कैटेगरी इज रिसोर्सेज फॉर मटेरियल, जो सामान कुछ बनाने में काम आएगा, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग बनाने में है, वुड बनाने में काम आता है, किसमें, चेयर, फर्नीचर में। फिर वुड स्टैचूज बना सकते हैं वुड से हम। जियोग्राफिकल लोकेशन में दीज इंक्लूड गोल्ड, कोल, टिम्बर, ये सारी चीजें से हम कुछ ना कुछ बनाते हैं, अलग अलग जगह पे पाया जाता है, ज्योग्राफिकल लोकेशन अलग अलग होता है ये सब चीजों का, ठीक। तो वी हैव द एग्जांपल, वुड हो गया, मार्बल हो गया, गोल्ड हो गया, ये सारी चीज होती हैं रिसोर्सेज फॉर मटेरियल। नेक्स्ट वी हैव द रिसोर्सेज व्हिच आर यूज्ड फॉर एनर्जी। ओके, एनर्जी इन द सेंस, किस टाइप की एनर्जी, तो कुछ उसमें से कुछ फंक्शन हो रहे हैं, लाइक मैकेनिकल एनर्जी या बायोलॉजिकल एनर्जी या सोलर एनर्जी। ओके, तो फॉर एग्जांपल फॉसिल फ्यूल से हम एनर्जी, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब चीज से हमारी कार्स चलती हैं, मोटर घूमते हैं, कार के इंजन घूमती हैं, ठीक। रिन्यूएबल नेचुरल फ्लो, ये सारी क्या हो गई, सनलाइट, विंड और वाटर, ये सारे रनिंग वाटर, फ्लोइंग वाटर ऑफ रिवर। तो दीज आर द रिसोर्सेज फॉर एनर्जी, इनसे हम बिजली बना सकते हैं, अलग अलग चीज एनर्जीज बना सकते हैं। जब ये समझ में आ गया होगा तो अब हम बढ़ते हैं
दूसरे कैटेगरी पे। एक हमने देखा बेस्ड ऑन यूज, रिसोर्स को यूज कैसे किया और उसको किस कैटेगरी में डाला गया, 3 कैटेगरी हमने देख लिया। नेक्स्ट वी हैव बेस्ड ऑन द एबिलिटी टू रिप्लेनिश, रिसोर्सेस क्या अपने आप को खत्म हो जाने के बाद फिर से रिप्लेनिश कर पा रही है, रिप्लेनिश कर पा रही है, देन इट इज क्या कहते हैं इसको, रीन्यूएबल रिसोर्सेज, जो कभी खत्म नहीं होगी अगर अपने आप को रिस्टोर कर पा रही है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स जो खत्म हो जाएंगी, जो फिक्स्ड क्वांटिटी में है अर्थ के ऊपर, ठीक। अब इसमें आता है नेचर की एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेचर की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रिंसिपल, दैट इज रिस्टोरेशन। नेचर में हर चीज होती है वो रिस्टोर होती है, खराब होगी वापस से रिस्टोर होगी, डिस्ट्रॉय होगी फिर से नई चीज क्रिएट होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है एग्जांपल पहले देखते हैं, उससे पहले एक बार डेफिनेशन कंप्लीट कर लेते हैं। क्या है डेफिनेशन? प्रोसेस ऑफ रिटर्निंग अ सिस्टम और एंटिटी टू इट्स ओरिजिनल हेल्दी स्टेट आफ्टर इट हैज बीन डैमेज्ड और डिग्रेडेड। जब कोई चीज डिग्रेड हो चुका है, खराब हो चुका है, उसको वापस अपने ओरिजिनल हेल्थ में लाना, देन इट इज रेस्टोरेशन। एग्जाम्पल के लिए हमारी जब भी हाथ में अगर कोई कट लग जाए, कुछ स्किन कट जाते हैं, फिर क्या होती है, स्किन वापस से भर जाएगी, वापस से नॉर्मल हो जाएगा स्किन। तो दैट मीन्स कि बायोलॉजिकल में हमारा बायोलॉजिकली भी रेस्टोरेशन का प्रोसेस काम करता है। रिकवरी ऑफ अ फॉरेस्ट इकोसिस्टम फॉलोइंग अ वाइल्ड फायर। अगर फॉरेस्ट में आग लग गया, हाँ फॉरेस्ट में आग लग गया, फिर से छोटे छोटे प्लांट ग्रो होंगे, फिर से पूरा फॉरेस्ट ग्रो हो जाएगा, कुछ सालों में पूरे पेड़ वेड़ हो जाएंगे। दिस शोज दैट नेचर में एक रेस्टोरेशन की साइकिल चलती है, जिसमें हमारा कंटिन्यूअस चीजें खराब होती है और उसको ठीक होती है। अगर कोई चीज ठीक हो रही है पर उसके अलावा कोई इसमें नया चीज तो नहीं क्रिएट हुआ, अगर कोई नया चीज क्रिएट होता है देन इट इज रीजेनरेशन। रेस्टोरेशन के आइडिया से हमें आगे बढ़ना है। अगर उसमें कोई नया लाइफ स्टैब्लिश हो रहा है, ओके, कोई नया कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन बन रहा है ऑर्गेनिज्म के जीवन जीने के लिए, कोई सिर्फ रेस्टोरेशन नहीं हो रहा है, कुछ नई चीजें क्रिएट होंगी, देन इट इज रीजेनरेशन। तो नेचर में रेस्टोरेशन तो होता ही है। हमने देखा कि जैसे कोई पेड़ है, पेड़ किसी एरिया में इंसानों के द्वारा वापस से लगा दिया गया, तो वहां पे पेड़ पौधा नॉर्मल उग जाएंगे, फॉरेस्ट वापस बन गया। पर इकोलॉजिकल इंपैक्ट होगा, रीजनरेशन होगा। रीजनरेशन में क्या होता है, उसमें रहने वाले जैसे स्क्विरल्स हो गए, स्क्विरल हो गई, बर्ड्स हो गई, ये सारी चीज वापस इन जंगल में इस पेड़ पौधे पे रहने आएंगे, तो इनको वापस से हैबिटेट मिलेगा, इनकी पॉपुलेशन वापस से नॉर्मल हो जाएगी। तो दिस इज द हाउ इकोलॉजिकल इंपैक्ट इज मेड बाय अ रीजनरेशन। रीजनरेशन के द्वारा कैसे नेचर के द्वारा हमारे एनवायरनमेंट में इंपैक्ट क्रिएट होता है। अब रीजनरेशन रेस्टोरेशन हो गया, तो इसके बाद उठता है सवाल कि नेचर में एक साइकिल से बन रही है, साइकिल से बन रही है। हमने पढ़ा है वाटर साइकिल, है ना, यहाँ पे क्या है, डीकम्पोजिशन साइकिल। तो नेचर में साइकिल चलते रहता है, एक के बाद एक स्टेज दो तीसरा चौथा, फिर से स्टेज चलती है, साइकिल चलती हैं। इन दिस साइकिल, जैसे डीकम्पोजिशन साइकिल में क्या हो रहा है, एक पेड़ है, पेड़ फॉल हो गया, पेड़ गिर गया, पेड़ सूख गया, मर गया, गिर गया, जो भी कहो, गिर गया, खत्म हो गया। जब वो ऐसा हो गया, फिर उसकी क्या होगी, डीकम्पोजिशन स्टार्ट होगी, वो पेड़ मिट्टी में मिक्स होना स्टार्ट होगा। कैसे? तो जो भी हमारे बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, ये सब चीजें हैं, मतलब हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये ब्रेक डाउन करते हैं केमिकल्स को, ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करते हैं, और फिर ब्रेक डाउन करके ये सब चीजें क्या होगी, वापस से मिट्टी में मिक्स हो गई। मतलब वो पेड़ जिसने अपने रूट्स के थ्रू पूरा अपने आप को ग्रो किया था, रूट्स के थ्रू मिट्टी से निकाला था न्यूट्रिएंट, वो पेड़ वापस से मिट्टी में चला गया। वापस से न्यूट्रिएंट्स कहां चले गए, मिट्टी में चल गए, जिसने क्या किया, सॉइल को एनरिच कर दिया न्यूट्रिएंट से, और फिर से न्यूट्रिएंट्स आ गए, तो फिर से नए नए प्लांट्स ग्रो होना स्टार्ट हो गए, ठीक, ग्रोथ स्टार्ट हो गया। तो दिस इज हाउ नेचर इज वर्किंग इन अ साइक्लिक मैनर। कल्चरल पर्सपेक्टिव, हमारे कल्चर में भी नेचर को ग्रेटिट्यूड देने का एक ट्रेडिशन है। ग्रेटिट्यूड इन द सेंस हम नेचर को थैंक करते हैं, है ना, थैंकफुलनेस शो करते हैं।
नेचर को थैंक यू बोलते हैं। कैसे करते हैं? तो वी हैव समथिंग कॉल्ड अर्घ्यम। अर्घ्यम मतलब अर्घ। फॉर एग्जाम्पल इन छठ पूजा वी गिव अर्घ टू द सन। ठीक, तो वैसे ही सूर्य देव को अर्घ दी जाती है, बिकॉज वी बिलीव दैट अर्थ के ऊपर जो भी कुछ हो रहा है, द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी विल बी सन। सन से ही सारी एनर्जी अर्थ पे आ रही है। ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड द साइकिल्स। नेक्स्ट मूव ऑन टू रीन्यूएबल रिसोर्स। तो हमने देख लिया नेचर में क्या क्या चीजें होती हैं, प्रिंसिपल क्या क्या होता है नेचर का। अब आते हैं रिसोर्स के क्लासिफिकेशन पे। तो वन टाइप वी हैव, ऑन वन साइड वी हैव रीन्यूएबल रिसोर्स, अदर इज नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स। रीन्यूएबल रिसोर्स को हम सिंपली डिफाइन करेंगे वो रिसोर्सेज जिनके पास एबिलिटी है, जो अपने आप को नेचुरली क्या कर सके, रिप्लेनिश कर सके, अपने आप को फिर से ग्रो कर सके, फिर से रिन्यू कर सके, वो सारी क्या होती है, रीन्यूएबल रिसोर्सेज। अब इसमें एक रूल आता है, इसमें क्या कंडीशन आती है कि जो रेट ऑफ रीजनरेशन है, जितना स्पीड से वो अपने आप को वापस रिन्यू कर रहा है, अगर उस स्पीड से पहले ही हम उसे खत्म कर देंगे तो फिर वो रिन्यू नहीं कर सकता अपने आप को। हमारे पास एक फॉरेस्ट है और फॉरेस्ट में से हमने 1/4 एरिया में पेड़ काटा, अब 20 साल के लिए छोड़ दिया तो फिर से फॉरेस्ट ग्रो हो गया। पर इन केस हमने क्या किया होता, ये पूरा फॉरेस्ट काट दिया, फिर फॉरेस्ट एक रिन्यूएबल रिसोर्स फिर नहीं हुआ, फिर तो वो खत्म हो जाएगा, अपने आप को रिन्यू नहीं कर पाया फॉरेस्ट। ओके, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ हाउ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर वर्किंग। सोलर एनर्जी, सूरज की रोशनी आज खत्म नहीं होगी, मतलब कभी खत्म नहीं होगी। आज आई, दिन भर रही, फिर कल सुबह फिर से आ जाएगी, परसों फिर से आ जाएगी। ओके, वाटर कंटिन्यूअसली फ्लो होता है रिवर के फॉर्म में, हमने पढ़ा भी है वो सब वाटर साइकिल, कैसे वाटर फ्लो करता है, ग्लेशियर से मेल्ट होता है। ओके, सो टिम्बर, लकड़ियां, टिम्बर लकड़ियां, वुड्स का एग्जांपल हमने देखा कैसे फॉरेस्ट को अगर छोड़ दिया जाए तो फॉरेस्ट रिन्यू हो जाता है। कंडीशन फॉर रिन्यूएबिलिटी, व्हाट इज द मेन कंडीशन? तो मेन कंडीशन ये है कि उसकी जो रिदम है नेचर की, रिस्टोरेशन और रीजनरेशन की जो रिदम है, जो साइकिल चलती है, अगर साइकिल सही से चलते रहेगी तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज रहेगा, पर अगर साइकिल डिस्टर्ब हुआ तो रिन्यूएबल रिसोर्स अपने आप को रिन्यू नहीं कर पाएगा। एग्जाम्पल के लिए हमने देख ही लिया टिम्बर का, टिम्बर मतलब पेड़ का, फॉरेस्ट का, कि कैसे अगर पेड़ काट देंगे तो फिर फॉरेस्ट अपने आप को ग्रो नहीं कर पाएगा। नाउ वी हैव नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ये सारी वो रिसोर्सेज होती हैं जो एक फिक्स्ड क्वांटिटी में अर्थ पे पाई जाती हैं, जो अनलिमिटेड नहीं है, रिन्यूएबल जैसी। ओके, और इनको फिर से बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे, मतलब जिस रेट से हम यूज करते हैं उस रेट से वो ग्रो नहीं करते, वो रिन्यू नहीं करते ये सारी रिसोर्सेस। एग्जाम्पल के लिए क्या क्या हो गया हमारा? एग्जाम्पल के लिए हो गया फॉसिल फ्यूल, मिनरल्स, मेटल, जैसे आयरन, कॉपर, गोल्ड, कोल, पेट्रोलियम, सारी रिसोर्सेज हैं जो फिक्स्ड क्वांटिटी में ही अर्थ पे है। केस स्टडी, कोल। इंडिया में कोल जो है वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है ना। इंडिया में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में कोल है, कोयला है। कोयला कहां पे पाया जाता है इंडिया में? इंडिया में कोयला पाया जाता है इन द एरिया ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू। अब जैसे मान लो मैं एक रफ डायग्राम बना रहा हूं, इंडिया का मैप बना दे रहा हूं। मान लो ये हमारा इंडिया है और इसमें ये वाला जो एरिया है हमारा, दिस एरिया हैज द छोटा नागपुर प्लेटू। इस एरिया में छोटा नागपुर प्लेटू है, इसीलिए ज्यादातर जो भी इंडिया में मिनरल्स आते हैं वो हमारा छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, इस एरिया से आते हैं, उड़ीसा। इस एरिया से आयरन हुआ, बॉक्साइट हुआ, ये सारी चीजें मिलते हैं बिकॉज ऑफ द प्लेटू। तो अब क्या बोल रहा है कि इंडिया में कोल बहुत ज्यादा है, कोयला बहुत ज्यादा है, पर कोयला का काम क्या क्या है? डेवलपमेंट करना, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बनाने में यूज होता है। पर अगर हम कोयला को इस सेम रेट से यूज करें तो कोयला कितने साल तक चलेगा? 50 साल तक। इंडिया का कोयला और अगले 50 साल तक चलेगा, फिर कोयला इंडिया में खत्म हो जाएगा। ठीक, तो इसलिए क्या ये हमने प्रॉब्लम देखा। इसका सॉल्यूशन क्या हुआ? सॉल्यूशन ये हुआ कि जब तक हमें कोई ऑल्टरनेटिव मेथड नहीं मिल जा रहा, तब तक हमें क्या यूज करना चाहिए? जुडिशियसली
कोयले को यूज करना चाहिए जुडिशियसली, मतलब एक सही ढंग से, प्लानिंग के तहत अच्छे ढंग से, जरूरत से ज्यादा नहीं यूज करना है, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन मैनेज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब जब ये समझ में आ गया तो देखते हैं इंसानों के द्वारा क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है साइकिल्स पे, नेचर की साइकिल पे। तो ये तीन चीज बड़ी फेमस है। क्लाइमेट चेंज, है, अर्थ गर्म होते जा रहा है, किसके द्वारा? फॉसिल फ्यूल के द्वारा। वाटर सिक्योरिटी, हमारी जो ग्लेशियर है वो मेल्ट कर रही है बहुत फास्ट, जिसके कारण पानी खत्म हो जाएगा, फिर पानी की कमी हो जाएगी, रिवर अपना रास्ता बदल लेंगी। इंडस वैली सिविलाइजेशन आपको पता है, कहा जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन जो खत्म हुआ, जो अपने लास्ट स्टेज में खत्म होता है, लेट इंडस वैली सिविलाइजेशन, शायद हो सकता है रिवर ने अपना रास्ता बदल लिया हो, इसलिए पूरा सिविलाइजेशन ही खत्म हो गया। ओके, सो वाटर सिक्योरिटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचुरल ये सब साइकिल्स अगर डिस्टर्ब होंगी तो पानी बहुत जल्दी खत्म हो सकता है, ग्लेशियर्स पूरी मेल्ट हो सकती हैं। मेराइन लाइफ ओवर एक्सप्लॉयटेशन, फिशेस को हम अगर जरूरत से ज्यादा क्वांटिटी में पकड़े, है ना, कमर्शियलाइजेशन करें, ज्यादा फिशेस को पकड़े और बेचे, तो क्या होगी? फिश की जो ब्रीडिंग की साइकिल है, फिश की जो क्वांटिटी है, पॉपुलेशन वो कम होते जाएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि पूरी जो मैराइन लाइफ है पूरी खराब हो जाएगी, पूरी इनकी साइकिल खराब हो जाएगी, फूड चेन, फूड वेब, पूरी सिस्टम ही बिगड़ जाएगी। ओके, सो उसी चीज को अब ये तीन चीज को एक्सप्लेन किया गया है। पहला बताया गया है कि फॉसिल फ्यूल के द्वारा और इंडस्ट्रियलाइजेशन के द्वारा हमारे, और डिफॉरेस्टेशन, पेड़ काटने के द्वारा हमारे अर्थ पे क्या चल रहा है? ग्लोबल वार्मिंग, टेम्परेचर्स आर राइजिंग। अनदर प्रॉब्लम इज वाटर सिक्योरिटी, जिसमें हम देखें कि ग्लेशियर नाम की चीज मेल्ट हो रही है बहुत फास्ट। बारिश, जितना जल्दी बारिश, प्रेसिपिटेशन, स्नोफॉल रिचार्ज करती है वाटर साइकिल में, आपको याद हो, जैसे क्लाउड बनता है तो वो जाता है माउंटेन के ऊपर और वहां पे अपना प्रेसिपिटेशन करता है, स्नोफॉल करे, रेनफॉल करे, जिसके कारण क्या होता है? माउंटेन को पानी मिलता है, और वही पानी फिर नदी के फॉर्म में बह के निकलता है। तो प्रेसिपिटेशन होने से फास्ट, उससे पहले ही पानी सारा मेल्ट होके निकल जाएगा अगर माउंटेन के ऊपर से, देन इट विल लीड टू वाटर सिक्योरिटी, पानी खत्म। इसीलिए एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, दैट इज वाटर टावर। वाटर टावर क्या है? हमारा हिमालय को कहा गया वाटर टावर, किसके लिए? हम लोग के लिए, वो पीपल के लिए जो माउंटेन के नीचे रहते हैं, जैसे कि हम लोग रहते हैं प्लेन एरियाज में। तो दिस इज द हिमालयन माउंटेन, और हिमालयन माउंटेन में हमने ग्लेशियर है, ठीक है, बर्फ है। ये बर्फ मेल्ट होता है तो ये रिवर के फॉर्म में नीचे बहता है, और ये हमारी घर है। तो हमारे लिए एक पानी की टंकी का काम कर रहा है, पानी का बड़ा सा टावर का काम कर रहा है हिमालयस। तो हिमालय इज द वाटर टावर ऑफ अस, फॉर अस, ठीक। देन वी हैव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मैराइन। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मैराइन मतलब ड्यू टू कमर्शियलाइजेशन। कमर्शियलाइजेशन मतलब बड़ी बड़ी शिप्स आती हैं, बड़ा बड़ा नेट लेके पूरे ओशन में से फिशेस को कैप्चर कर लेती हैं, ले लेती हैं, ठीक है, फिशिंग कर लेती हैं, ओवर फिशिंग करती हैं, जिस कारण फिश की जो साइकिल है, ब्रीडिंग की साइकिल है, वो डिस्टर्ब हो रही है, फिशेस ज्यादा क्वांटिटी में नहीं हो रही हैं, अब फिश की कमी होगी। ओके, फॉर एग्जाम्पल दिया है ट्यूना का एग्जाम्पल। ट्यूना नाम की एक फिश कैसे प्रॉब्लम में है अभी। तो दिस इज हाउ द ह्यूमन हैव इम्पैक्टेड द साइकिल्स ऑफ नेचर। नेचर की साइकिल को इंसानों ने कैसे डिस्टर्ब किया है। अब आता है नेचर का दो फंक्शन और सर्विस। नेचर हमारे लिए काम करता है, इकोसिस्टम फंक्शन, और नेचर से हमें कुछ सर्विस मिलती है, कुछ फायदा होता है, इकोसिस्टम सर्विस। ओके, सो इकोसिस्टम फंक्शन क्या हुआ? नेचुरल वेज, ओके, नेचुरल वेज इन विच एन इकोसिस्टम वर्क। इकोसिस्टम जो भी काम कर रहा है नेचुरल वे में, कुछ फंक्शन कर रहा है, ठीक, नेचर में कुछ फंक्शन चल रहे होते हैं, और नेचर से जो हमें फायदा मिला, दैट इज इकोसिस्टम सर्विस, बेनिफिट जो इंसानों को मिला। एग्जाम्पल के लिए एक फॉरेस्ट है जो कि क्या करता है? पानी को फिल्टर करता है, सॉइल इरोजन से बचाता है, दूसरा काम, तीसरा ऑक्सीजन बनाता है। तो दीज आर ऑल इकोसिस्टम फंक्शंस। वेयर एज इकोसिस्टम सर्विस क्या हुआ कि क्लीन वाटर हम पी रहे हैं, हमें पीने को साफ पानी मिल रहा है, हमें फार्मलैंड मिल रही है, हमारे क्रॉप में पॉलिनेशन हो रहा है। तो ये सारी इकोसिस्टम की सर्विस है जो हमें मिल रही है, इंसानों को फायदा मिल रहा है, ठीक। एग्जाम्पल दिया गया ऑक्सीजन प्रोडक्शन का।
जो भी ऑक्सीजन बनता है नेचर में, एक पेड़ मेच्योर पेड़ कितना लीटर बनाता है? 275 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एक दिन में बनता है, ठीक है। पर एक इंसान को कितना चाहिए एक दिन में? 350 लीटर। मतलब एक पेड़ से काम नहीं चलेगा, 2 पेड़ तो चाहिए एक इंसान को लगभग। 2 पेड़ चलेगा, मतलब एक इंसान के ऊपर 2 पेड़ लगाओ फिर अर्थ पे, तब जाके हमारी सिस्टम पूरी अर्थ की नॉर्मल होगी। ओके, सो इंसानों का ये दिखा रहा है कैसे हमारा इकोसिस्टम की ये फंक्शन है और इकोसिस्टम की सर्विस है जो इंसानों को मिल रही है फ्री में ऑक्सीजन नेचर के द्वारा। नेक्स्ट वी हैव इंडस्ट्रियल इंपैक्ट ऑन नेचुरल साइकिल। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण क्या हुआ है, नेचर की एबिलिटी कई तरह से डिस्टर्ब हुई है। डिस्टर्ब इन द सेंस, नेचर में हम क्या कर रहे हैं, इस टाइप से कुछ नाली में पानी डाला जा रहा है इंडस्ट्रीज के द्वारा। ये पानी क्या होती हैं, दीज कंटेन केमिकल। एक तो वाटर डिस्चार्ज हो रहा है, रिवर में वाटर बॉडीज में पानी छोड़ा जा रहा है। ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होती हैं, ठीक, इसमें ये डिस्ट्रॉय नहीं होती हैं, डीके नहीं होती हैं। ओके, एक बार चली गई तो फिर कई साल लग जाएंगे इनको डिस्ट्रॉय करने में, जैसे प्लास्टिक हुआ। कॉन्सिक्वेंस इनके कारण क्या होता है, पूरी साइकिल डिस्टर्ब होती है। जब इस टाइप की चीजों को कोई फिश खाएगी, लाइफ फॉर्म्स खाएंगे, तो वो फिर मर जाएंगे। तो इस कारण से पूरी एक्वेटिक लाइफ जो है हमारी पूरी डिस्टर्ब हो गई है, बिकॉज ऑफ द discharge of industrial effluents into the rivers, into the water bodies, into canals. Okay, और अल्टीमेटली ये सारा कहाँ जा रहा है, ये सारा नाला का पानी जा रहा है। ज्यादातर नाला का पानी हमारे नदियों में चला जाता है, फिर नदी पॉल्यूट हो जाती हैं। ओके, तो वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक ऑफ रिसोर्सेस का कैटेगराइजेशन। अब हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज कैसे पाया जाता है, अलग अलग एरियाज में पाया जाता है। लेट्स स्टार्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड इम्प्लीकेशन। क्या क्या इफेक्ट होता है, इम्प्लीकेशन मतलब क्या क्या इफेक्ट होता है, क्या क्या कॉन्सिक्वेंट, क्या क्या रिजल्ट पड़ता है, क्या क्या सजेशन, क्या क्या फाइनल आउटपुट मिल रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कैसे कोई चीज बटी हुई है, कहाँ पे बटी हुई है, पूरे अर्थ के सरफेस पे कहाँ कहाँ कैसे कैसे रिसोर्सेज बटे हुए हैं। तो आपको सभी को पता होगा कि जो रिसोर्सेज होती हैं वो एक जगह पे नहीं पाई जाती। रिसोर्सेज कुछ एरिया में ज्यादा पाया जाता है, कुछ एरिया में कम पाया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने देखा छोटा नागपुर प्लेटू हैज रिच रिसोर्सेज, रिच मिनरल्स क्वांटिटी, पर बाकी सब एरिया में जाएंगे वहां पे कम है। ओके, so we will start distribution. So natural resources are distributed unevenly across the globe and within individual nations. The disparately significantly influence various socio-economic and political dimension. मतलब जो भी resources हैं वो disproportionately different अलग अलग areas में पाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे फोटो में दिख रहा है कैसे यूरोप में पूरी concentration है, बाकी सब एरिया में कम दिख रहा है, सहारा एरियाज में। तो डिस्ट्रीब्यूटेड है, रिसोर्सेज अलग अलग एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसके कारण क्या होता है, सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ता है अलग अलग एरियाज में। अब ये सोशियो इकोनॉमिक क्या होता है, तो पहले देखते हैं सोशल इम्पैक्ट। सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट पड़ा, सोसाइटी, सोशल। ओके, इंडस्ट्रीज टेंड टू एस्टैब्लिश देमसेल्व्स नियर रिसोर्स डिपॉजिट्स टू रिड्यूस ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। इंडस्ट्रीज अपना कहां पे लोकेशन करती है, इंडस्ट्रीज कहां पे सेटअप होती हैं, इंडस्ट्रीज कहां पे खड़ी होती हैं, जहां पे उन्हें रिसोर्सेज मिलता है। रिसोर्स वाले एरिया के पास में इंडस्ट्रीज बनती हैं जहां पे रॉ मटेरियल मिल जाए, और जैसे रॉ मटेरियल मिला ये इंडस्ट्रीज सेटअप हुई। इंडस्ट्रीज में वर्कर्स चाहिए काम करने के लिए, तो वर्कर के रूप में ये पूरी जनता इंडस्ट्रीज के आसपास रहेगी, उनकी पॉपुलेशन रहना स्टार्ट कर देगी, क्योंकि यहाँ पे लोग रह रहे हैं। लोगों को क्या चाहिए होगा, फिर बेसिक फैसिलिटीज लाइक एजुकेशन, हेल्थ, ये सब चीजें चाहिए होगी। तो हॉस्पिटल्स बनेंगे, स्कूल्स बनेंगे इस एरियाज में, इंडस्ट्रीज के कारण रोड्स बनेगा। तो एक तरह से इंडस्ट्रीज के आ जाने के बाद पूरा अर्बनाइजेशन हो गया, पूरा टाउन बन गया, एक तरह से टाउनशिप क्रिएट हो गया। ओके, सो पूरा डेवलपमेंट ऑफ टाउनशिप हो जाता है। तो हमने इससे पहले स्लाइड में देखा कि कैसे इंडस्ट्रीज का एक ड्रॉबैक है
नेचर को कैसे प्रॉब्लम पहुंच रही है, पर साथ ही साथ हमारे इकोनॉमिक फायदा भी है इंडस्ट्रीज का। ओके, तो ये हो गया सोशल इम्पैक्ट। अब देखते हैं इकोनॉमिक ट्रेड में क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो जो भी नेशनल ट्रेड पैटर्न होती है वो हेविली डिपेंडेंट होती है लोकेशन के ऊपर। इंडिया असली में, इंडिया का लोकेशन कहाँ है पूरे वर्ल्ड में? पूरे वर्ल्ड इन द सेंस एशिया वाले एरिया में कहाँ पे है? तो इट इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ एशिया। एक तरफ में हमारा ईस्ट एशिया हो गया, दूसरी तरफ में वेस्टर्न पार्ट हो गया, वेस्टर्न एशिया प्लस अफ्रीका प्लस यूरोप। तो इंडिया एक सेंट्रल लोकेशन है, इसीलिए इंडिया इंपॉर्टेंट है ट्रेड के लिए। तो ऐसे ही क्या होता है, जो भी हमारा ट्रेडिंग वेडिंग होती है इसमें लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न फ्लो का रोल प्ले करता है। स्किल नॉलेज एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जिन कंट्रीज के पास ज़्यादा स्किल है, ज़्यादा अच्छी पॉपुलेशन है, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, वहाँ की रिसोर्सेज उतनी अच्छी होती, वहाँ का उतना रिसोर्सेज अच्छी नहीं, उतना वैल्यू, उतना प्रॉफिट उनको मिलता है। हिस्टोरिकली भी देखा गया है कि जो भी लार्ज एम्पायर बने हैं इंडिया में वो उस एरियाज में बने हैं जहाँ पे डेवलपमेंट हुआ, रिसोर्स का यूजेज हुआ, रिसोर्स जहाँ पे था। फॉर एग्जाम्पल अशोकन एम्पायर, मौर्यन एम्पायर कहाँ पे था? तो उस एरिया में था मगध, जहाँ पे हमारा आयरन मिलता है, आयरन के स्वॉर्ड्स वो लोग बनाते थे। ओके, नेक्स्ट सोशियो एंड जियोपॉलिटिक चैलेंजेस। अब रिसोर्सेज का होने से क्या इम्पैक्ट पड़ता है? एक तो फायदा हमने देखा, नुकसान होती है कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाइयां स्टार्ट होती है। लड़ाइयां क्यों हो रही है? फर्स्ट इज द सोशल कॉस्ट। जो लोग रहते होंगे उस एरिया में जहां पे रिसोर्स पाया गया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इमेज में आप देखो, ये हमारा एरिया है जहां पे कोई रिसोर्स पाया गया, आयरन पाया गया है। तो अब यहाँ पे क्या होगी? एक्सट्रैक्शन होगा, माइनिंग होगा। अब इस एरिया में जो भी जिसके भी घर होंगे सबको हटवा दिया जाएगा। ओके, तो सोशल इंपैक्ट पड़ा, लोगों को अपना घर छोड़ के जाना पड़ा। कल्चरल इंपैक्ट, अगर यहाँ पे कोई स्पेशल रिलीजियस प्लेस होता उसको हटा दिया जाता, कल्चर इंपैक्ट पड़ता, कल्चर पे चेंजेस पड़ती। पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाइयां होंगी। अब लड़ाइयां क्यों हो रही है? यहां से पानी आ रहा है, पानी यहां से बह रहा है। मान लो ये हो गया हमारा बॉर्डर, और यहां पे कंट्री ए है, ये है कंट्री बी। दो कंट्रीज हमने देखा। ए कंट्री ने क्या सोचा, मैं यहां पे डैम बना देती हूं। ए कंट्री ने बना दिया अपना डैम। अब डैम बना देने से क्या होगा? बी वाले एरिया में पानी बहुत कम हो जाएगा। ओके, ए क्या करेगा? डैम का पानी जो भी एक्स्ट्रा हो रहा है उसको अपने गांव में भेज दिया। ओके, तो ए के पास ज्यादा पानी हो गया, बी के पास कम पानी हो गया। अब क्या होगी? कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाइयां स्टार्ट होगी। सेम कहानी हमारे साथ हुई है इन रिवर्स। आज के टाइम में जो जो रिवर्स होती हैं लगभग सारे में ये लड़ाइयां होती है रिलेटेड टू वाटर यूजेज, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, हु विल यूज मोर वाटर, इससे रिलेटेड। जैसे कि कावेरी रिवर का एग्जांपल लेते हैं। कावेरी रिवर जो कि कर्नाटक और तमिलनाडु में से बहता है, ये दो स्टेट से मेन बहता है, और केरला से भी आता है, इसकी ट्रिब्यूटरी पुडुचेरी से एक डिस्ट्रीब्यूटरी जाती है। तो इन चारों में लड़ाइयां अक्सर डिस्प्यूट होता है कि वाटर शेयर कैसे करें, वाटर को शेयर कैसे किया जाए। अब हम एक छोटा सा मैप से, इंडिया के मैप से समझ लेते हैं कैसे है। तो ये सपोज दिस इज द साउथ इंडिया, सदर्न इंडिया है, ठीक, इंडिया का साउथ पार्ट है। अब यहाँ पे हो गई हमारी एक स्टेट जिसको कहते हैं केरला, यहाँ पे हो गई तमिलनाडु, यहाँ पे हो गया हमारा कर्नाटका। अब सपोज क्या हुआ कि ये हमारी है कावेरी रिवर, जो ऐसे बहते बहते निकल गई, ब्रह्मगिरी हिल्स यहाँ से निकली, और केरला से भी कुछ पार्ट से निकली, और यहाँ से ऐसे ऐसे करके निकल गई, तमिलनाडु के थ्रू निकल गई, किसमें? बे ऑफ बंगाल। ठीक, अब ये तो निकल गई है ना। अब लड़ाई स्टार्ट होगी। क्यों लड़ाई होगी? क्योंकि ये बोलेंगे कि ये पानी जो है ये कर्नाटका यूज करे, ये पानी तमिलनाडु यूज करे, ये केरला यूज करे, या फिर ये पुडुचेरी यूज करे। ओके, पानी को कैसे यूज किया जाए। एक और चीज यहां पे इंपॉर्टेंट है कि नेचर डज नॉट एडियर टू पॉलिटिकल बाउंड्री। नेचर कोई बाउंड्री नहीं देखता है ना। नेचर कहीं से भी, नेचर ये नहीं देखता है कि नदी ये नहीं देखती मैं यहां से बहूंगी, यहाँ पे इंडिया है, यहाँ पे चाइना है, यहाँ पाकिस्तान है, ऐसे नहीं देखती। नदियां
अपना रास्ता कहीं पे भी बना लेंगे, है ना। तो नेचर इसीलिए क्या होता है, नेचर बहती है, अपना काम करते हैं, और इंसानों में फिर लड़ाई होता है कि कैसे रिसोर्सेज कौन ज़्यादा यूज़ करेगा, रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करना है। इसके कारण पूरा जियो पॉलिटिकल चैलेंज क्रिएट हो जाता है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेचुरल रिसोर्स कर्स। नाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये लगभग हर क्वेश्चन, हर एग्जाम में पूछा जाता है कि नेचुरल रिसोर्स कर्स क्या हुआ। दिस इज ऑल्सो नोन एज पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी। पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी मतलब, पैराडॉक्स का क्या मतलब है? फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड पैराडॉक्स। पैराडॉक्स, कुछ कॉन्ट्राडिक्शन हुआ, यस नो, ओके, यस नो, हाँ या नहीं, दोनों चीज हो रहे हैं, पैराडॉक्स। आयरनी, डिलेमा, ओके। जो एरिया जहां पे रिसोर्सेज अबंडेंट हैं, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज पाए जाते हैं, वो एरिया में इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी नहीं है। एग्जांपल, अफ्रीका का एग्जांपल लेते हैं। अफ्रीका में कई कंट्रीज हैं जो पुअर हैं अभी। अफ्रीका में इट हैज वेरी हाई अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज है, मिनरल्स, वहां पे गोल्ड, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, पर तभी भी वहां पे डेवलपमेंट नहीं है, अपने कंट्रीज अमीर नहीं हुए, रिच नहीं हुए। वाई? क्योंकि सिर्फ रिसोर्स होना गारंटी नहीं होता है डेवलपमेंट का, है ना। जो कंट्री रिच हैं, जिस एरिया में रिच रिसोर्सेज हैं, उनमें स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगा, पुअर बन जाएंगे वो। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज उनके एरिया में इंडस्ट्रीज नहीं बने, इंडस्ट्री नहीं सेटअप हुए। क्योंकि इंडस्ट्री तो है जो रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करेगी इनटू हाई वैल्यू फिनिश्ड प्रोडक्ट, है ना। हम किसी माल को बेचते हैं, किसान किसी चीज को बेचते हैं 5 रुपए किलो, 10 रुपए किलो, और फाइनली जब टर्शरी सेक्टर के थ्रू वो बिकता है, पूरा सेकेंडरी सेक्टर से प्रोसेस होते हुए उसका इंडस्ट्रीज के थ्रू प्रोसेसिंग होके फाइनल जब मार्केट में मॉल्स में बिकता है, तो कितने हाई दाम पे बिकता है ना, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स रुपीज में बिकता है। तो 5 रुपया की चीज कैसे 100 रुपीज तक पहुंचा? बिकॉज ऑफ दिस थिंग। रॉ मटेरियल का दाम कम रहता है, फाइनल प्रोडक्ट हायर वैल्यू का हो जाता है, ठीक। तो ये सब कंट्रीज, ये सब एरिया क्या करते हैं, ये सब रॉ मटेरियल तो इनके पास है, पर फाइनल गुड्स नहीं बेच रहे हैं, इस कारण से उनमें इनकम की कमी है। मिटिगेशन एंड सक्सेस फैक्टर, इंडिया को देखा जाए तो इंडिया को क्या कहा गया? सोने की चिड़िया कहा गया था हिस्ट्री में, सोने की चिड़िया, गोल्डन बर्ड। वाई? क्योंकि इंडिया में क्या है, रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, तो इसलिए क्या होगा, तो हमारे यूरोपियंस कोलोनाइजर्स इंडिया में आएंगे, ब्रिटिशर्स आएंगे, फ्रेंच आएंगे, पोर्चुगीज आएंगे, और इंडिया को फिर अपना कॉलोनी बनाएंगे, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि मिटिगेशन एंड सक्सेस फैक्टर, इंडिया ने ऐसा क्या किया कि इंडिया में एकदम इस कंडीशन टाइप का नहीं हुआ कि रिसोर्स में रिच होते हुए भी इंडिया पूरी तरीके से पुअर रहे। ऐसा क्यों नहीं हो पाया? बिकॉज इंडिया में हमने इन्वेस्ट किया अपने इंडस्ट्रीज पे, है ना। इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हुआ इंडिया में, कंपनीज बने, ठीक। और ह्यूमन नॉलेज पे हमने काम किया। ह्यूमन नॉलेज, सिर्फ रिसोर्स होना और इंडस्ट्री बन जाने से तो काम नहीं होगा, हमें नॉलेज भी चाहिए, कैसे चीजों को प्रोसेसिंग करते हैं, कैसे टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, कैसे नए नए मशीन्स बनाते हैं। गुड गवर्नेंस चाहिए, सिर्फ मशीन बना लेने से भी काम नहीं चलेगा, सरकार भी अच्छी होनी चाहिए, करप्शन ना हो, ठीक है। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, बिना प्लानिंग के चल रहे हैं फिर भी कोई फायदा नहीं है, इसलिए स्ट्रैटेजिक प्लानिंग भी हो। अगर एक ये पहली चीज ह्यूमन नॉलेज, दूसरी गुड गवर्नेंस, तीसरी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, चौथी इंडस्ट्री, अगर ये चारों चीज एक साथ मिल जाए तभी हमारा कोई भी एरिया डेवलप हो पाएगा, देन ओनली इट विल बिकम रिच, ठीक। तो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ नेचुरल रिसोर्स कर्स। कर्स मतलब श्राप, तो नेचुरल रिसोर्स कर्स, नेचुरल रिसोर्स होकर भी डेवलपमेंट नहीं होना, तो दैट इज अ कर्स। तो ये था हमारा डिस्ट्रीब्यूशन वाला टॉपिक, ये हमने खत्म कर दिया डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम बढ़ते हैं लास्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज रिस्पॉन्सिबल यूज। इसमें कुछ है नहीं, डायरेक्ट केस स्टडी स्टार्ट करते हैं। रिस्पॉन्सिबल यूज, रिसोर्सेस को अब यूज करना है, अच्छी तरीके से करना है, तो पहले केस स्टडीज देखेंगे और सीखेंगे क्या नहीं करना है, फिर देखेंगे क्या करना है, ठीक, क्या नहीं करना है। अब देखते हैं पंजाब का एग्जांपल देखते हैं। पंजाब में क्या कंडीशन हो गई है? पंजाब वॉज अ स्टेट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन,
ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाट इज दिस ग्रीन रेवोल्यूशन? तो देश में क्या हुआ, जब इंडिया आज़ाद हुई थी तब हमारे इंडिया में खाने की हम इंडिया खुद के पैर पे खड़ा होने के लिए उस समय खड़ा नहीं हो पाता। इंडिया में खाने की कमी हो रही थी, हमें बाकी सब देशों से ही खाना मंगवाना पड़ रहा था। तो इंडिया में सरकार ने क्या किया, एक रेवोल्यूशन लाया, ग्रीन रेवोल्यूशन, कि हम लोग खुद से खेती एग्रीकल्चर को इतना ज्यादा बढ़ाएंगे कि जितना पॉपुलेशन है उसके बराबर का खाना प्रोड्यूस हो, ठीक है, उतना एग्रीकल्चर से चीजें फसलें निकले जितना पूरी इंडिया की जनता को खाने के लिए जरूरी है ना। तो इसके लिए क्या किया गया, ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया। ग्रीन मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, इसलिए ग्रीन लिखा गया है। इससे फूड सिक्योरिटी होगा। पर आज के टाइम, अच्छा, जो स्टेट में लाया गया मेनली पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ये एरिया में था। अब आने को तो आ गया, पर पंजाब में अब इसका असर दिख रहा है, डिग्रेडेशन हो गई। व्हाट इज डिग्रेडेशन? सॉइल की क्वालिटी इतनी कम हो गई है, खेती नहीं हो पा रही अच्छे से। क्यों नहीं हो पा रही, क्या कॉज है? एक शिफ्ट इन क्रॉप वैरायटी, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन में प्रमोट किया गया था एक टाइप की सीड दैट इज कॉल्ड HYV सीड, हाई यील्डिंग वैरायटी। वो वैरायटी की सीड जिनकी जीन्स को हमने चेंज कर दिया है ताकि वो ज्यादा फ्रूट्स को प्रोड्यूस करे। अब वो सब चीजों को, वो सब चीज बीज लगाने से, ट्रेडिशनल सीड न लगाने से एक प्रॉब्लम हुआ है। ये सब सीड को चाहिए ज्यादा पानी। पानी कहां से आएगा? तो पानी के लिए हम लेंगे ग्राउंड वाटर। इसके कारण क्या होगा, ग्राउंड वाटर का लेवल डिक्रीज हो जाएगा, ग्राउंड वाटर में पानी का। सरकार ने पॉलिसी ऐसा रखा था कि किसानों को कम से कम दाम में ज्यादा फसल प्रोड्यूस कर सके। इसके लिए सरकार ने क्या किया था, सब्सिडी दिया था, फ्री इलेक्ट्रिसिटी दिया था, जिसके कारण ग्राउंड वाटर से ज्यादा पानी निकाला गया, जरूरत से ज्यादा। ओवर पंपिंग हो गया, है ना, ओवर पंपिंग हो गया। केमिकल ने अलग अपना काम किया, किसानों को फर्टिलाइजर दिया गया था कि फसलें बढ़ेगी। लॉन्ग टर्म में अभी पता चल रहा है कि ये केमिकल ने क्या किया, पूरे मिट्टी मिक्स होके पूरा मिट्टी बर्बाद हो गया, खराब हो गया है, क्वालिटी कम हो गई मिट्टी की, केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स के द्वारा। ओके, तो व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस? कॉन्सिक्वेंस ये हुआ कि उस समय में, क्योंकि खाने की उस समय प्रॉब्लम हो रही थी, तो उस समय में तो हमें खाना मिल गया इंडिया को, और पंजाब जैसी स्टेट कई रूप से आगे निकल गए, यहाँ के लोग डेवलप हुए। पर आज के टाइम में लॉन्ग टाइम पीरियड में इसका असर देखने को मिल रहा है। वाटर स्कार्सिटी, पानी का कमी हो गया है, ग्राउंड वाटर लेवल 30 मीटर से भी ज्यादा नीचे चली गई है। कंटामिनेशन हो रहा है, जो भी केमिकल्स हैं, फर्टिलाइजर है, पेस्टिसाइड्स हैं, ये असली में कहाँ जा रही हैं? ये ग्राउंड वाटर में जा रही हैं पानी के साथ। तो ग्राउंड वाटर खराब हो गया। ग्राउंड वाटर पीने का पानी जो हम ग्राउंड वाटर से पीने का पानी लेते हैं सबमर्सिबल से, वो उतना क्लियर अच्छा नहीं आ रहा है ना। सस्टेनेबिलिटी गैप हो गई है। व्हाट इज द सस्टेनेबिलिटी गैप? शॉर्ट टर्म में तो फूड मिल गया, है ना, शॉर्ट टर्म में खाना मिल गया, पर लॉन्ग टर्म में पूरी इकोलॉजी पे एक क्राइसिस आ गई है। ओके, सो दिस इज द case study of Punjab. Now we will move on to the cement industry, the second case study. The cement industry is one of the most important industries in today's time. क्यों important है? तो इसलिए important है क्योंकि हमारे जो भी बिल्डिंग्स बनते हैं सब में सीमेंट यूज हो रहा है। अब सीमेंट इंडस्ट्री का नुकसान एक है, जहां पे भी सीमेंट की इंडस्ट्री होगी वहां पे ऐसे फाइन डस्ट पार्टिकल्स धूल के फॉर्म में उस एरिया में उड़ेंगे, और जहां उड़ेंगे फिर उड़ के ये धूल जो है वो बैठेगा मिट्टी के ऊपर, और मिट्टी के ऊपर बैठेगा फिर क्या होगा, पत्तों के ऊपर बैठेगा, प्लांट्स के क्या होगा, प्लांट का पत्ता फिर खराब हो जाएगा, बिकॉज ये जो डस्ट है असली में सीमेंट के जैसे ही काम हो रहा है ना। तो पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी उस एरिया में, लोगों को सांस लेने में दिक्कत होगी। ठीक, सॉइल वाटर पोल्यूशन होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिजीजेस होंगी और प्लांट खराब होंगे। व्हाट इज द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन क्या आया? तो सरकार ने एक बॉडी बनाई है दैट इज सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ये बोर्ड क्या करती है, गाइडलाइंस देती है कैसे हम इस सब पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। किसको गाइडलाइन मिल रहा है? फैक्ट्रीज को, सीमेंट के इंडस्ट्रीज को। और क्या हम कर सकते हैं? तो हम बाकी सब ऑल्टरनेटिव मेथड्स, मटेरियल्स का यूज कर सकते हैं, जैसे कि ट्रेडिशनल मटेरियल, स्टोन और मड, मिट्टी, स्टोन, पत्थर, ये सबसे घर बना सकते हैं। हम प्लांट के चीजों से घर बना सकते हैं, एंड रिसाइकल वेस्ट प्लास्टिक से प्लास्टिक के घर बना सकते हैं। ओके, यू कैन सी द एग्जांपल कैसे मिट्टी के घर बनाए जा रहे हैं।
कैसे पत्थर के घर बन रहे हैं, कैसे प्लास्टिक से घर बन रहे हैं। तो हम ऐसे ऐसे अलग अलग तरीके से घर बना सकते हैं। इसका रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है हमारा ऑरवाइल अर्थ इंस्टीट्यूट, यूनेस्को चेयर फॉर अर्दन आर्किटेक्चर। ये एक जो बिल्डिंग है, इनकी जो बिल्डिंग है, आप अपने बुक में पिक्चर होगी, एक पिक्चर दी होगी, आप उसको देखना, उसमें दिखाया गया कैसे मिट्टी से पूरा एक बिल्डिंग बनाया दिया गया है। ठीक है, तो दिस शोज दैट इफ वी विल यूज मॉडर्न टेक्निक, नया मॉडर्न टेक्निक को यूज करते हैं, प्लस मड और ये सब चीज स्टोन को यूज करेंगे, तो हम घर बना सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट, ऑर्गेनिक फार्मिंग इन सिक्किम। अब सिक्किम नाम का स्टेट फेमस है, बहुत फेमस है बिकॉज ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है? ये वो फार्मिंग होती है जिसमें वी डू नॉट यूज केमिकल फर्टिलाइजर्स, वी यूज ट्रेडिशनल थिंग्स, वी यूज मैन्योर फॉर cow dung for enriching the soil, we use some natural things। ओके, तो पहले के टाइम में क्या हुआ कि समय के साथ सिक्किम में फसलें कम होने लगी, यील्ड कम हो रहा था, किसानों पे डेट बढ़ रहा था, कर्जा बढ़ रहा था, प्रॉब्लम चैलेंजेस फेस कर रहे थे, सॉइल रिकवर नहीं हो पा रही थी, कई साल के केमिकल के यूज के कारण सॉइल खराब हो रही थी। तो लास्ट में इन्होंने, यहाँ के लोगों ने क्या किया, कंपोस्ट का यूज किया, नेचुरल पेस्ट रिपेलेंट्स का यूज किया, जैसे नीम का, गार्लिक का, ये सब नेचुरल पेस्ट रिपेलेंट होते हैं जो हमारे कीड़ों को भगाते हैं फसल से। ठीक है, सिर्फ पेस्टिसाइड डाला नहीं, बल्कि ये सब चीज यूज किया, मल्टीपल क्रॉपिंग किया, एक ही जमीन पे मल्टीपल क्रॉप ग्रो किया। तो इसके कारण, और कई क्रॉप ग्रो किया एक ही साल में, जिसके कारण क्या हुआ, समय के साथ 2016 में सिक्किम बन गया 100% सर्टिफाइड ऑर्गेनिक स्टेट। 100% सर्टिफाइड ऑर्गेनिक स्टेट, यहाँ के सारे किसान ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं। इसके कारण पूरी लोकल बायोडाइवर्सिटी एनरिच हो गई है, फ्लरिश हो गई है, फार्मर्स का फायदा हो रहा है, फार्मर्स की इनकम 20% बढ़ गई है। क्यों बढ़ी? क्योंकि जो ऑर्गेनिक फ्रूट्स वेजिटेबल होते हैं ये महंगे बिकते हैं कंपेयर टू नॉर्मल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, और इनकी ज़्यादा डिमांड होती है आज के टाइम में, क्योंकि इसमें केमिकल नहीं है, तो लोग भी इस टाइप के फ्रूट्स वेजिटेबल को खाना पसंद करते हैं, और इसमें खर्चा कम है, हमें केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड जाके मार्केट से नहीं खरीदना पड़ रहा। इस कारण से फार्मर्स की इनकम बढ़ गई है, कार्डमोम, जिंजर, वेजिटेबल, ये सारे चीज ग्रो किए जा रहे हैं, प्रीमियम प्राइसेस पे बेचे जा रहे हैं किसानों के द्वारा, और दूर दूर से कौन आ रहा है? टूरिस्ट आ रहे हैं। क्यों? सिक्किम को देखने के लिए। ठीक, तो दिस शोज कि कैसे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करके, नेचुरल मेथड्स का यूज करके अपने प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। दैट ब्रिंग्स अस टू स्टूवर्डशिप। व्हाट इज स्टूवर्डशिप? Stewardship is the act of protecting something, especially the environment। environment को बचाना, environment को बचाने के लिए काम करना। ओके, तो let's see stewardship। पहला क्या है? नेचर को इंश्योर करना है, हमें लाइफ ऐसे इंश्योर करना है कि हम यूज करेंगे डुअल अप्रोच, दो अप्रोच। पहला रीजनरेट ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स, दूसरा जुडिशियस यूज ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। हम दो काम करेंगे। पहला क्या करेंगे? रिन्यूएबल रिसोर्स के साथ काम, दूसरा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के साथ काम। रिन्यूएबल रिसोर्स को क्या किया जा सकता है? उसको टाइम दो कि वो अपने आप को फिर से रिन्यू कर सके, और दूसरा नॉन रिन्यूएबल को क्या करेंगे? तो ये तो खुद से रिन्यू नहीं होगा, तो इसको जुडिशियसली यूज करेंगे, जरूरत से ज्यादा नहीं यूज करेंगे। तो दीज आर द टू अप्रोचेस दैट आर पार्ट ऑफ स्टूवर्डशिप। Consequences of irresponsible management is that we have the problem of pollution, biodiversity loss, climate change। इस तरह के प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं आज के टाइम में, क्योंकि हमने irresponsibly मैनेजमेंट किया है, रिसोर्सेज को ज्यादा यूज किया है, उसको टाइम नहीं दिया वापस से रिन्यू होने के लिए। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है। ग्राउंड वाटर को एग्जाम्पल लेते हैं, पानी, जमीन के नीचे जो पानी है, अगर इसको जरूरत के ज्यादा स्पीड से निकालेंगे, जिस स्पीड से वो अपने आप को फिर से नेचर फिल करती है पानी को, तो क्या होगा? ग्राउंड वाटर फिर खत्म हो जाएगा। इम्पैक्ट क्या पड़ा? ड्रॉपिंग वाटर टेबल, पानी की कमी, इमिनेंट अनअवेलेबिलिटी इन सिटीज, शहरों में पानी की कमी। स्ट्रेटजीज और सॉल्यूशन, क्या तरीका है? तो हम लोग करेंगे वाटर हार्वेस्टिंग। तमिलनाडु में तो एक कंपल्सरी वाटर हार्वेस्टिंग करना। रेजुविनेशन ऑफ पॉन्ड्स एंड टैंक, रिड्यूसिंग वेस्टफुल कंजम्पशन, वाटर प्रोसेसिंग एंड रीयूज, ये सारा काम हम कर सकते हैं, जिससे हम क्या करेंगे? पानी बचा सकते हैं, ग्राउंड वाटर को बचा सकते हैं।
नेक्स्ट एग्जांपल है सॉइल का। मिट्टी को क्या प्रॉब्लम है? मिट्टी को ये प्रॉब्लम है कि इसमें हमने फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड और ये सब चीज जितना डाल दिया है, इसके कारण केमिकल बहुत ज्यादा हो गया है। इसके कारण क्या हुआ है? डिग्रेडेशन हुआ है, क्रॉप फेल हो रहा है। सोल्यूशन क्या है? तो हम लोग अडॉप्ट करेंगे ट्रेडिशनल फार्मिंग के मेथड्स को, यूजिंग काउ डंग, नेचुरल फर्टिलाइजर, मल्चिंग, मल्टी क्रॉपिंग, होलिस्टिक मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। अब आते हैं कि हमने हमारे ये करने से क्या हुआ है, इम्पैक्ट क्या पड़ा है हमारे ओवर एक्सप्लॉइटेशन के करने से। शॉर्ट टर्म में हमें फायदा पहुंचा, शॉर्ट टर्म में पैसा कमा लिया, इंडस्ट्रीज बढ़ गए, पर लॉन्ग टर्म में रीजनरेशन के प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। ओके, तो ये टॉपिक हमने खत्म कर दिया। नेक्स्ट आते हैं रीजनरेटिव इकोनॉमी। इकोनॉमी रीजनरेटिव कैसे बन सकती है? तो याद है 3R हमने पहले क्लासेस में पढ़ा था। 3R, 3R दैट इज रीन्यू, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। 3R होते हैं। तो वैसे ही है कि रीपर्पस करेंगे हम, न्यू यूज निकालेंगे वो सारे रिसोर्सेज का जो ऑलरेडी यूज्ड है, तो एक तरह से रीयूज कर रहे हैं हम। मिनिमाइज करेंगे वेस्ट, हम रिड्यूस कर रहे हैं। ओके, रिप्लेनिश करेंगे, अलाउ करेंगे, टाइम देंगे रिसोर्सेज को कि वो अपने आप को फिर से रिन्यू कर सके, रिप्लेनिश कर सके, नेचुरल रिसोर्स अपने आप को वापस से रिन्यू कर सके, भर सके, वापस अपने आप को कंप्लीट कर सके। ओके, हम एक और काम करेंगे दैट इज कॉल्ड बायोमिमिक्री। अब बायोमिमिक्री क्या होती है? तो बायोमिमिक्री मतलब, बायो मतलब प्लांट्स, एनिमल्स, नेचर के मिमिक करेंगे, नेचर को कॉपी करेंगे। हम नेचर से सीखेंगे नेचर कैसे काम करता है और नेचर को हम कॉपी करेंगे, ताकि हम ऐसा डेवलपमेंट करें जिसमें हमारा फायदा भी हो, नेचर का भी फायदा हो और लॉन्ग टर्म में नुकसान कम हो। ठीक, इसके बाद आएगा सस्टेनेबल मैनेजमेंट का तरीका। पहला हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज जो हमारे धर्म ग्रंथ में भी, हमारे वेदों में लिखा है, आयुर्वेद में लिखा है। क्या लिखा है? तो दिस इज द ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ वृक्ष आयुर्वेद। वृक्ष आयुर्वेद कौन से टर्म, किस वर्ड से आया है? ये आया है वृक्ष वर्ड से एंड आयुर्वेद वर्ड से। वृक्ष मतलब ट्री, आयुर्वेद मतलब साइंस ऑफ लाइफ, लाइफ की साइंस। इसकी प्रिंसिपल क्या क्या होती है, इसमें क्या क्या पढ़ाया जाता है, क्या क्या पढ़ते हैं वृक्ष आयुर्वेद में? तो इसमें हम पढ़ते हैं साइट सिलेक्शन, कैसी मिट्टी होनी चाहिए किसी स्पेसिफिक प्लांट को ग्रो करने के लिए। प्लांट केयर, प्लांट को कैसे केयर करना है, जरूरत से ज्यादा भी केयर नहीं करना है, जरूरत से कम भी केयर नहीं करना है। कैसे हम इरिगेशन दे, प्लांट में पानी कितना डालना है, हर प्लांट को सेम पानी नहीं डाला जाता। ठीक, नेचुरल पेस्ट मैनेजमेंट, अगर कीड़े लग रहे हैं फसलों में तो क्या किया जाए, कैसे फसलों में कीड़े को कम करें नेचुरल तरीके से, बिना किसी केमिकल के। एंड सॉइल हेल्थ, सॉइल हेल्थ को कैसे अच्छा बना के रखें। तो ये सारी चीज पढ़ी जाती है वृक्ष आयुर्वेद में। अब देख लेते हैं जल्दी से एक समरी, हमें किस टाइप की डेवलपमेंट चाहिए। क्या हमें ऐसी वाली डेवलपमेंट चाहिए या हमें ऐसी वाली डेवलपमेंट चाहिए? अगर ऐसी वाली चाहिए तो हमें क्या करना है, ये वाली काम करना है। अगर हमें ये वाली डेवलपमेंट चाहिए जिसमें ग्रीनरी हो, तो हमें ये सस्टेनेबल अप्रोच करना है। ठीक, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में HYV सीड, केमिकल फर्टिलाइजर, ओवर पंपिंग और ग्राउंड वाटर करेंगे तो फिर ये होगा। अगर ट्रेडिशनल चीज यूज करेंगे, वृक्ष आयुर्वेद को करेंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो फिर ये होगा। फिर हाई पॉल्यूशन करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे सीमेंट से तो फिर वो होगा, और मड के आर्किटेक्चर बनाएंगे तो ये होगा। ठीक, रिसोर्स यूज रैपिड, शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए ये करेंगे, और लंबे टर्म में रीजनरेशन एंड रेजुविनेशन करने के लिए ये करेंगे। ठीक, लंबे समय में फायदा आने के लिए। ठीक, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, सॉइल को डिग्रेडेशन करना है, वाटर डिप्लीशन करना है, एयर पोल्यूशन करना है तो ये काम करो। और अगर बायोडाइवर्सिटी को बचा के रखना है, नेचर को अच्छा बनाना है तो ये काम करो। ठीक, दीज आर द डिफरेंट कैटेगरी जो हमने पढ़े थे। एक और चीज हमने पढ़ा था कि नेचुरल रिसोर्स क्या होती है। हमने पढ़ा नेचुरल रिसोर्स वो होती हैं जो कि नेचुरली एनवायरनमेंट में होती हैं, इंसानों के द्वारा यूज की जाती हैं। हमने देखा दो कैटेगरी होती है, एक रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल में आते हैं वो सारे जिनको नेचर अपने आप से रिप्लेनिश कर लेता है, नॉन रिन्यूएबल में नहीं करता है। ठीक, फिर हमने देखा रिसोर्स की कर्ज कि कुछ एरिया है जहां पे रिसोर्स भी ज्यादा है, पर ज्यादा होने का ये मतलब नहीं है कि वो डेवलप्ड हो। ठीक, तो इसके साथ ही हम आते हैं लास्ट टॉपिक पे जो कि हमारा इक्विटी एंड एथिक्स। व्हाट इज इक्विटी एंड व्हाट इज एथिक्स? इक्विटी का मतलब देखते हैं पहले। इक्विटी, फेयरनेस।
फेयर, इक्वालिटी, जस्टिस। तो रिसोर्सेस के लिए इक्विटी करना, हमें एथिक्स करनी है। क्या एथिक्स क्या होता है? मोरालिटी, वैल्यू, गुड थिंग्स, अच्छी बातें है ना, एथिक्स। क्योंकि रिसोर्सेज इनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, किसी के पास ज्यादा रिसोर्स होता है, किसी के पास कम रिसोर्स होती हैं। इसीलिए कुछ बेसिक नेसेसिटीज हैं जिनको हमें बना के अच्छे से रखना पड़ेगा। बेसिक नेसेसिटी जैसे क्या लिखा गया है? क्लीन एयर, ड्रिंकिंग वाटर, ये सबके पास नहीं होता है ना? सबके पास एयर प्यूरिफायर नहीं होता है। अर्बन डिस्पैरिटी, शहरी एरियाज में ज्यादा गैप होता है अमीर गरीब में। पोर्टेबल वाटर की प्रॉब्लम होती है, पानी की कमी होती है शहरी इलाका में। एनवायरमेंटल हजार्ड्स, इंडस्ट्रीज के कारण कई एनवायरमेंट में खतरे हो रहे हैं। ठीक, तो इसीलिए फिलॉसफी हमें सिखाती है, हमें हमारी खुद की संस्कृति सिखाती है। हमारे भगवत गीता में लिखा है लोक संग्रह। लोक संग्रह का क्या मतलब है? लोक संग्रह का मतलब है कि इंडिविजुअल को अपने पर्सनल डिजायर्स को छोड़ देना चाहिए, ट्रांसेंड कर देना चाहिए, इससे आगे बढ़ना चाहिए। सिर्फ अपने बारे में न सोचकर हमें कलेक्टिव वेलबींग के बारे में सोचना है, अपना सबका भलाई के बारे में सोचना है, सोसाइटी के भलाई के बारे में सोचना है। ठीक, टू एंश्योर सस्टेनेबिलिटी बाय एक्टिंग एज गार्जियन ऑफ अर्थ नेचुरल रिसोर्स। अर्थ के नेचुरल रिसोर्स के गार्जियन बन के हमें काम करना है, ना कि सिर्फ रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना है। ठीक है, ताकि फ्यूचर जनरेशन, आने वाली जो जनरेशन है, उसको रिसोर्स का फायदा मिल सके, वो भी रिसोर्स को यूज कर सके। ऐसा ना हो वो आए और रिसोर्स खत्म। ठीक, तो हमने खत्म कर दिया ये वाला टॉपिक स्टूवर्डशिप का। अब लास्ट एकदम है, दैट इज इंडिया का रोल। इंडिया क्या काम कर रहा है सस्टेनेबिलिटी के लिए? तो इंडिया ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल एनर्जी टू इंश्योर लॉन्ग टर्म सर्वाइवल एंड एनवायरमेंटल हेल्थ, देयर इज नेसेसिटी टू शिफ्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल टू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। तो हमने सब अभी मेन जो भी पढ़ा है, जितना भी पार्ट पढ़ा है, उसका ये समरी हो गया कि जो भी हम लॉन्ग टर्म के लिए अगर सर्वाइवल चाहते हैं, लंबे समय तक अपने आप को जीवन रखना चाहते हैं, जीवित रखना चाहते हैं, अपने सोसाइटी को मेंटेन करके रखना चाहते हैं, तो हमें फॉसिल फ्यूल से आगे निकलना पड़ेगा, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को यूज करना पड़ेगा। इंडिया ने काम किया है, तो इंडिया ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया है। इंडिया खुद का कुछ सोलर एम्बिशंस को फुलफिल कर रहा है, जैसे कि स्टार्ट करते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये क्या है? तो इंडिया और फ्रांस, दो कंट्रीज एक साथ आई। किस ईयर में? 2015 ईयर में। क्या किया इन्होंने मिलकर एक बनाया अलायंस, एक ग्रुप बनाया। क्या है ऑब्जेक्टिव? तो ऑब्जेक्टिव इज कोलिशन ऑफ सनशाइन रिच कंट्रीज कमिटेड टू हार्नेसिंग सोलर पावर। सोलर पावर को कैसे हम कैप्चर करें, सोलर पावर से एनर्जी बना सके। ठीक, सन से एनर्जी बना सके। किस एरियाज में, किन कंट्रीज में? जहां पे सन बहुत ज्यादा होता है, सनशाइन रिच होती है, जैसे इंडिया एक कंट्री है वैसी। ठीक, हम बिलियंस ऑफ डॉलर्स को सोलर प्रोजेक्ट पे लगाएं, नेशंस की हेल्प करें, उन सब नेशन को जो डेवलपिंग नेशन है उनको हेल्प किया जाए, ताकि वो इस टाइप के रिसोर्सेज का यूज करें, ना कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक, और हम अफोर्डेबल फाइनेंसिंग ऑप्शंस दें सोलर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, देशों को पैसा की मदद दें, अलग अलग देश को पैसा का हेल्प करें, ताकि वो भी अपना सोलर पैनल्स और ये सब रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को क्रिएट कर सकें। ठीक, नेक्स्ट इज इंडिया सोलर एम्बिशन। इंडिया का क्या सोलर एम्बिशन है? तो बदला सोलर पार्क। ये कौन सा पार्क है? सोलर पार्क। ये कोई ये चिल्ड्रन पार्क नहीं, ये सोलर पैनल यहाँ पे लगे हुए हैं। ये हमारा कहाँ पे? तो राजस्थान एरिया में है। यहाँ पे पूरी ये दिखाता है कि इंडिया कैसे रिन्यूएबल ऑल्टरनेटिव्स की तरफ शिफ्ट हो रहा है। इंडिया रिन्यूएबल ऑल्टरनेटिव्स को अडॉप्ट करने के लिए आगे बढ़ रहा है, अग्रसर हो रहा है। इम्पैक्ट, क्या इम्पैक्ट पड़ा? तो शिफ्ट टुवर्ड्स सोलर एनर्जी रिप्रेजेंट बोथ एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी फॉर द नेशन। ये दिखाता है कि देश एनवायरमेंटल को भी बचाने के लिए काम कर रहा है और इकोनॉमिकल अपॉर्चुनिटी भी ढूंढ रहा है ना? पैसा का भी फायदा हो और नेचर का भी फायदा हो, हमारा खुद का भी फायदा, नेचर का भी फायदा। विथ दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। आई होप आपको हर एक चीज, हर एक टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको ये माइंड मैप से पढ़ना है तो आप टीएसपी ऐप डाउनलोड कर लेना। इसमें आप ये माइंड मैप देख लोगे, माइंड मैप खोल के पढ़ सकते हो। आप स्लाइड शो खोल के पढ़ सकते हो। वर्ड सर्च करना है, वर्ड सर्च कर सकते हो, कोई भी वर्ड मीनिंग नहीं समझ में आया होगा। एंड
प्रैक्टिस टेस्ट एक डाल दिया है इस चैप्टर का, तो इफ यू वांट टू प्रैक्टिस यू कैन प्रैक्टिस फ्रॉम द प्रैक्टिस सेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।